नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे ग्लोबल साउथ समिट की। यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल भारत के कंधों पर दुनिया की बड़ी आबादी की आवाज बुलंद करने की जिम्मेदारी है। G20 की अध्यक्षता के साथ ही 12 और 13 जनवरी को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया है, जिसका विषय आवाज की एकता, उद्देश्य के लिए एकता। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने सदस्य देशों को भाई कहकर संबोधित किया। समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाना है, क्योंकि भारत ने हमेशा वैश्विक दक्षिण के अपने भाइयों के अपने विकास संबंधी अनुभव को साझा किया है। भारत ग्लोबल साउथ की कैसे आवाज बन सकता है, क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावना है, इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। पूर्व राजदूत सुरेश गोयल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आपका स्वागत है सुरेश गोयल जी। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर सुनील के चौधरी जी थे। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। सुनील जी निदेशक हैं वैश्विक अध्ययन केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के। साथ ही हम बात करेंगे WTO में पूर्व राजदूत डॉक्टर जयंत दासगुप्ता जी से। जयंत जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत मैं सुरेश जी आपसे करूंगा, क्योंकि बात हम कर रहे हैं ग्लोबल साउथ समिट की। इस मुद्दे को मैं आपसे विस्तार के साथ समझूंगा क्योंकि तमाम पहलू हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरह से इन सदस्य देशों को भाई कहकर संबोधित किया है, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। We, the Global South, have the largest stakes in the future. 3/4 of humanity lives in our countries. We should also have equivalent voice. Hence, at the 8-decade-old model of global governance slowly changes, we should try to shape the emerging order. Excellencies, most of the global challenges have not been created by the global south, but they affect us more. We have seen this in the impact of COVID pandemic, climate change, terrorism, and even the Ukraine conflict. जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को विश्व के सामने रखा। ग्लोबल साउथ की बात करते जो कंसर्न हैं, जो मुद्दे हैं, उनको भी विस्तार पूर्वक रखा। सुरेश जी, सबसे बड़ा पहला सवाल तो यही उठता है कि ग्लोबल साउथ समिट की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्लोबल साउथ क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनकी आवाज भारत बन सकता है? देखिए, मैं इस सवाल के जवाब में पहले तो एक सवाल आपसे और जो जनता है उनसे भी करना चाहूँगा कि आपने पिछली बार कि साउथ की आवाज़ को उठाने की बात कब सुनी थी? मेरे को 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं डिप्लोमेसी में, UN में रहा हूँ मैं। ये एक समय था कि जब बात होती थी साउथ साउथ कोऑपरेशन की, इंडिया को समझा जाता था कि साउथ साउथ कोऑपरेशन के चैंपियन है वो। पिछले 2 दशकों में जी, जब से ये ग्लोबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात सामने आई है, तो जो एक लैंग्वेज है, नैरेटिव चेंज हो गया है। अब बात होती है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की। अब बात होती है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज कैसे आगे ग्रो करेंगी। इसके इमर्जिंग इकोनॉमीज के सिलसिले में जो इकोनॉमीज पिछड़ी हुई हैं, लेस डेवलप्ड है या डेवलपिंग इकोनॉमीज है, उनकी बात काफ़ी हद तक परे हट गई थी, खास तौर पर नॉर्थ के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है। तो जो नैरेटिव चेंज हो गया था, डेवलप्ड कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो पहली बात तो ये है कि जब प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि हम एक साउथ की आवाज़ उठाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी दशकों के बाद फिर से एक साउथ का मुद्दा जो है सामने मुखरित हुआ है। ये पहली बात तो ये है।
दूसरी बात यह है कि साफ साफ मैसेज ये है कि हम G20 में प्रेसिडेंट हैं, लेकिन हम रिप्रेजेंट करते हैं जो इमर्जिंग मेजर इकोनॉमीज हैं। लेकिन हम अपने उद्देश्य में तभी कामयाब होंगे जब आपके साथ मिलकर के जो साउथ के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी आवाज़ उठाई जाएगी जी। तो इसीलिए उन्होंने नारा दिया है कि एक सबकी आवाज़ मिला करके एक विकसित की जो उनकी आवाज़ इकट्ठा होकर के एक उद्देश्य हो उसको उठाना पड़ेगा। और ये भी कहा है कि हम G20 प्रेसिडेंट के नाते जो आपकी आवाज़ है, हम G20 जो कि अब एक मेजर इकोनॉमिक फोरम बन गया है, G20 में डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं ये जी। तो अगर इकोनॉमी की बात करनी है, कोऑपरेशन की बात करनी है, तो आजकल G20 से बड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हम आपकी आवाज़ G20 के प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे तो एक विश्व जो ग्लोबल डेवलपमेंट की बात वहाँ पर शुरू हो जाती है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरी निगाह में। जी बिल्कुल। अगर बात अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जाए तो उसमें शब्दों का अपना एक बड़ा महत्व होता है, खासतौर से जब दो देशों के पास या कई देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको संबोधन किया जाता है। सुनील जी, मैं एक बात समझना आपसे चाहता हूं कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में सदस्य देशों को भाई कहकर संबोधित किया। क्या मायने है इसके, क्या संदेश है इसका, क्या संकेत है इसका? देखिए, इसको हम दो नज़रिए से देख सकते हैं। पहला तो आप देखिएगा कि भारत ने जब अपनी आवाज़ को बुलंदी से पहुंचाया था पश्चिमी देशों में, तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो सम्मेलन में सभी को भाइयों और बहनों के रूप में संबोधित किया था। तो कहीं ना कहीं वो ईस्ट और वेस्ट कहें या नॉर्थ और साउथ के बीच का जो विभाजन है उसको प्रधानमंत्री जी समायोजन के रूप में परिवर्तित करने का, प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि ये जो ग्लोबल साउथ की जो संकल्पना है, ये अपने आप में एक नई संकल्पना इसलिए भी है क्योंकि 1990 के बाद, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, या 1980 के बाद जो विकासशील देश थे अब वो विकासशील देश नहीं रहे, वो बहुत हद तक विकसित होते चले जा रहे हैं। और उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो मार्केट इकोनॉमीज के रूप में है, उनके पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के रूप में है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में है। तो इन पिछले अगर हम 3 दशकों को देखें या 21वीं शताब्दी के प्रारंभ से अगर हम देखें तो ये जो ग्लोबल साउथ के जो सभी राष्ट्र हैं, लगभग 150 के करीब वो राष्ट्र जो ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आते हैं। इन राष्ट्रों का वैश्विक राजनीति में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में या वैश्विक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में सहभागिता रही, पार्टिसिपेशन रहा, उनका रिप्रेजेंटेशन रहा, मतलब प्रतिनिधित्व रहा। लेकिन मुझे लगा एक नया जो एक मंच आया है जिसको भारत G20 की अध्यक्षता के रूप में इस वर्ष लेके जा रहे हैं, उसमें अब इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है, एकीकरण वाला पार्ट है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी इस इंटीग्रेशन के द्वारा G20 के उन सभी कंसर्न्स को, उन सभी प्रायोरिटीज़ को, ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज़ को G20 के प्लेटफॉर्म पे रखकर एक कन्वर्जेंस को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो उनका अहम फैसला है और अहम पहल है कि कैसे हम ग्लोबल साउथ के उन सभी वॉइस को यूनिफाइड तरीके से, एकीकृत तरीके से और उन उद्देश्यों को समायोजित करके हम वैश्विक पटल पर बहुत पुरजोर तरीके से रख सकें और नॉर्थ और साउथ के बीच का जो विभाजन है उसको समायोजन में परिणित कर सकें। जी बिल्कुल। जयंत जी, इसका जो थीम है इस समिट का, उसमें कहा गया कि आवाज की एकता, उद्देश्य के लिए एकता। किस आवाज की बात हो रही है और वो उद्देश्य कौन से हैं जिस पे जोर दिया जा रहा है? जी जयंत जी, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए। जी क्षमा चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में आज ये कहा है कि 3/4 विश्व की जनता ग्लोबल साउथ में निवास करती है। दूसरी बात यह है, उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा है कि अधिकतर तो जो ग्लोबल चैलेंजेस आज के दिन में हैं उनका शुरुआत या उनके पीछे ग्लोबल साउथ का हाथ नहीं है। इसलिए ये इंगित है कि इसमें ग्लोबल नॉर्थ ने इसमें एक भारी भूमिका निभाई है। और उन्होंने जो अन्य बातें कही हैं जो गौरतलब है, वो है कि हमें सिंपल, स्केलेबल और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहिए।
और इसका सीधा सरोकार है क्लाइमेट चेंज से। जी क्लाइमेट चेंज में जो जिस तरह की क्षति हुई है और जो ग्लोबल साउथ को जिसका बीड़ा उठाना पड़ा है, उसके लिए भरपाई होने की भी बात चल रही है। लॉस एंड डैमेज यूएन कॉप में भी बात उठी थी। तो ग्लोबल साउथ इस समय इमर्जिंग कंट्रीज के अलावा जो बाकी जो कम विकसित देश हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या जिनकी संख्या 50 के करीब है, या और जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनकी आवाज़ पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया है एक विश्व स्तर के किसी भी प्रोग्राम में। और ये पहल जो प्रधानमंत्री जी ने की है, ये उनकी आवाज़ एकत्रित करके, इकट्ठा करके और आगे पहुंचाने की बात कही गई है। और सुरेश जी ने भी कहा G20 की अध्यक्षता भारत के साथ है जी। तो G20 में इसको जो इस 2 दिवसीय बैठक में जो बातें उठेंगी, जो मुद्दे उठाए जाएंगे ग्लोबल साउथ की ओर से, उनको फिर और हो सकता है कि एक फाइन ट्यूनिंग करके उसको G20 के सामने रखा जाएगा। ये एक प्रस्ताव के रूप में रखा जा सकता है, कुछ मांगों के रूप में रखा जा सकता है, कुछ एक्शन पॉइंट्स के रूप में रखा जा सकता है। तो इसका बहुत ही महत्व है इस समिट का। जी बिल्कुल। सुरेश जी, जो वैश्विक चुनौतियों की बात की जाती है और जिस तरफ प्रधानमंत्री जी ने भी इशारा किया, जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसमें ग्लोबल साउथ की भूमिका उतनी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई हो रहा है तो वो ग्लोबल साउथ के देश हो रहे हैं। ये चुनौतियां कौन सी हैं? क्योंकि बात ईंधन की है, ऊर्जा की है, खाद्यान्न की है, आतंकवाद की है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पे लगभग चाहे ग्लोबल साउथ के देश हों या दूसरे देश हों, कहीं ना कहीं प्रभावित सब हो रहे हैं, खासतौर से कोविड के बाद। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये 2 चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा। जी, पहली बात तो ये कि भारत की ताकत एक तरह से रही है कि विश्व नेता के तौर पर, जो पहले जिसको G77 बोलते थे, आजकल G77 जो है शब्द किसी की वोकैबुलरी में नहीं है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ग्लोबल साउथ बोल लीजिए इसको आप, कि भारत हमेशा एक ग्लोबल साउथ के नेता के ऊपर रहा है। तो मेरा ख्याल है अब जबकि G20 जो सबसे बड़ा एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है, इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, सबसे ताकतवर ग्रुपिंग है, तो उस ग्रुपिंग में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाना, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, वो बताना मेरे ख्याल है भारत का कर्तव्य है। और भारत के प्रधानमंत्री ने ये साफ संदेश दिया है कि हम आपकी आवाज़ को G20 की जो विचारधारा है, जो मीटिंग्स हैं, जो एक पॉलिसी बनती है, उसमें सम्मिलित रखेंगे हम। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि अगर समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाए, आपने जैसे खुद ही कहा एनर्जी की बात है। यूक्रेन के बाद में आप देखिए, यूक्रेन के युद्ध के बाद में अगर दिक्कत हुई है खाद्यान्न की, एनर्जी की, दवाइयों की, जो सप्लाई चेन सारी टूट गई हैं, उसमें असर कहाँ पड़ा है? अफ्रीका में। अफ्रीका के ज़्यादातर देश जो है इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। अब जिम्मेदारी बनती है रशिया की, यूक्रेन की, यूएसए की, जितने भी ये ग्लोबल नॉर्थ है, अगर हम मान लें कि रशिया ग्लोबल नॉर्थ में अब है या यूक्रेन ग्लोबल नॉर्थ में है, तो जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन प्रभावित हुए हैं अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश। तो इसके लिए कौन आगे कदम बढ़ाएगा? ये बात है। सबसे बड़ी चीज़ है फाइनेंसिंग इन्फ्लोज फॉर द डेवलपमेंट। ये जो पैसा है जो आता है वैश्विक संस्थाओं से, IMF, वर्ल्ड बैंक या बायलैटरल एड के तौर, फाइनेंशियल सपोर्ट, FDIs की बात करते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लोज की बात करने, फाइनेंसिंग ऑफ डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ ग्रोथ, ये पैसा अब अगर अफ्रीका के देशों को ग्रो करना है तो ये पैसा का है। ज़्यादातर देश जो इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं वो G20 में है। ये तो भारत का संदेश फिर साफ है कि जो ये एक आर्थिक तौर पर जो आगे बढ़ना है, G20 में इसकी आवाज़ उठाएंगे। ये हेल्थ की बात कर लीजिए आप, हेल्थ के पैंडेमिक से हम अफेक्ट हुए, लेकिन काफ़ी सारे लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीन नहीं बनाते हैं, उनको वैक्सीन चाहिए, उनको ये हेल्थ एक्सटेंशन चाहिए, ज़्यादातर देश ग्लोबल साउथ में है। तो ये सारी समस्याएं हैं, एनर्जी, फूड, फर्टिलाइजर, वैक्सीन, ये सब समस्या, फाइनेंसिंग,
ये इस तरह शामिल हो जाती है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात हो या प्राथमिक स्तर पर विकास की बात हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जो ग्लोबल साउथ के लिए खासे अहम रहते हैं। लेकिन सुनील जी, सीधा सीधा सवाल, क्योंकि बात आवाज की है कि भारत आवाज बनेगा ग्लोबल साउथ की, बात उद्देश्य के लिए एकता की है। मेरा सवाल यह है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज कैसे बन सकता है? देखिए, भारत की जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो पिछले अगर हम 7 दशकों से देखें तो वो बहुत सुदृढ़ प्रक्रिया है, और लोकतांत्रिकरण ने भारत को एक नई मुहिम के लिए, एक नई पहल के लिए हमेशा सर्वोपरि रखा है। पिछले अगर हम लोग 8 वर्षों से देखें, भारत ने जिस प्रकार से राजनयिक रूप में, डिप्लोमेटिक स्टेज पर जिस तरीके से भारत ने सर्वोच्चता स्थापित की है, और भारत ने इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटी के साथ पूरे विश्व में अपनी जो पहचान रखी है, उसको विश्व के सभी देशों ने स्वीकारा है। जी। भारत सदैव से ये कहता रहा है कि हमें आश्रितता से छोड़कर हमें निर्भरता पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसलिए जो नया भारत है वो आत्मनिर्भर राष्ट्रों की बात करता है, वो एक दूसरे को प्राश्रितता पर आधारित रखने की बात नहीं करता है। जैसे कि एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम था कि साउथ के जो देश थे वो हमेशा नॉर्थ पर निर्भर हुआ करते थे या नॉर्थ पर पराश्रित रहा करते थे। तो भारत ने उस आवाज़ को नए रूप से प्रकट किया है। अगर आप प्रधानमंत्री जी का ये व्याख्यान देखें तो अपने इस पूरे व्याख्यान में वो उन 4 आर की बात करते हैं जो ग्लोबल साउथ के वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। पहला आर है जो कहता है कि हमें नए चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्डिंग टू द न्यू चैलेंजेस। जो नए चैलेंजेस जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर है, डेवलपमेंट को लेकर है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को लेकर है। दूसरी बात उन्होंने कही कि रिकॉग्नाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि ये स्पेसिफिकली जब हम देखते हैं कि जो कार्बन एमिशंस हैं, ये सभी एमिशंस अधिकतर नॉर्थ के देश करते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भारत के ऊपर या साउथ के देशों पर रखा जाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का ये एक बेसिकली उनका ये मैसेज है कि हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कॉमन है, लेकिन वो डिफ्रेंशिएटेड भी हैं। अर्थात जो ज़्यादा परेशानियाँ पैदा कर रहा है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा आगे बढ़कर लेना होगा। तीसरा है वो रिस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी, कि जो साउथ के जो देश हैं इनकी संप्रभुता बने रखे। अर्थात नॉर्थ हमेशा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी संप्रभुता पर आघात करता रहा है, और हम यूक्रेन रशियन कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि वो आघात कहीं ना कहीं नजर आने लगता है। तो जो सॉवरेनिटी है नेशंस की, वो साउथ के नेशंस की और विश्व के नेशंस की सॉवरेनिटी बनी रहे। और चौथा और आखिरी आर जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया है वो है कि कैसे हम लोग रिफॉर्म करें इंस्टीट्यूशंस को, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, विशेषकर यूनाइटेड नेशंस को, और हमें पारदर्शी बनाना है और उसे लोकतांत्रिक बनाना है जी। तो इस तरीके से जब इस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, और G20 की जो अध्यक्षता है, मुझे लगता है कि ये वैश्विकता से भारतीयता की ओर लाने का एक नया संदेश है, एक नई मुहिम है। जी बिल्कुल, G20 की अध्यक्षता मिलने के साथ ही पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो भारत पर लगी है, क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न देश जो हैं वो G20 में शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि भारत कैसे नेतृत्व करता हो, जिस तरह से कोविड का संकट हो या दूसरी परिस्थितियां दुनिया के सामने खड़ी हुई हों, भारत ने एक जिम्मेदारी के साथ जो नेतृत्व करते हुए दुनिया की भूमिका निभाई है, सबको साथ लेकर चलने की भूमिका निभाई है, उसको लेकर दुनिया में भारत की प्रशंसा भी कूटनीति की होती है। जाहिर तौर पे बात आर्थिक मुद्दों पर आती है। जयंत जी, ये मुद्दा मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जब हम वैश्विक दक्षिण की बात कर रहे हैं तो मुद्दा व्यापार का भी है, टेक्नोलॉजी का भी है, पर्यटन का भी है और व्यापार का भी है। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात इस संदर्भ में यह कहना चाहूँगा मैं कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, LDCs हैं, या छोटे देश हैं जो विकसित उतने नहीं हैं, विकासशील हैं जी, उनकी आवाज़, चाहे आप WTO में कहें या और भी संगठन में, तो उनकी आवाज़ क्षीण होती जा रही है। उनकी आवाज़ की जो अहमियत थी आज से 20 साल 30 साल पहले, वो अब उतनी ज़्यादा नहीं है। और अब ये ध्यान केंद्रित हो रहा है संपन्न देशों की ओर से कि इमर्जिंग नेशंस के रूप में कुछ विकासशील देशों को चुना जाए, जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह वगैरह। और इनसे जो कमिटमेंट्स लिए जाएं करार में कि साहब आप अपने मार्केट्स ओपन करेंगे, आप अपने टैरिफ जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो रिड्यूस करेंगे वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों में अगर आप देखेंगे, विश्व व्यापार में जो
लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका शेयर, उनका अंश घटता जा रहा है। जी। तो ये एक मुद्दा है जो G20 में भी इसके प्रति जरूर ध्यान देना चाहिए। जहां तक क्लाइमेट चेंज का सवाल है, एक क्लाइमेट फंड बनाने की बात हुई थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, और वो उन्नत देशों, संपन्न देशों की ओर से विकासशील देशों को मिलना था। अब उसमें $100 बिलियन का फंड सृजित होना था, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशंस नहीं आए जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। तो इन सारी बातें, और आज जो आप देख रहे हैं, खाद्यान्न का संकट हो या जो क्लाइमेट रिलेटेड कंडीशंस के चलते जो हमारा जो तरह तरह की विपदाएं आई हैं, और खाद्यान्न का भी की उपज भी घटी है, तो इसका तो सारा लगभग जो भार है वो वहन कर रहा है विकासशील देश। तो इन सब मुद्दों पर पूरे वैश्विक समुदाय को जो हमारे G20 का भारत ने रखा है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, सारे विश्व का जो भविष्य है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर संपन्न देश सोचते हैं कि साहब हम अलग हैं और हम अपनी रखवाली कर लेंगे, अपनी देखभाल कर लेंगे और बाकी लोग अपना समझें, तो ऐसे नहीं चल सकता है। तो ये मैसेज जो है बहुत स्ट्रांग मैसेज है। और इसमें एक चीज़ और प्रधानमंत्री जी ने बहुत गौरतलब बात की है। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक का उदाहरण दिया, उसमें है कि मे देयर बी विजडम कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस इन द यूनिवर्स। तो कोई एक देश की बात नहीं होनी चाहिए, सारे लोग मिल करके एक समुदाय के रूप में, ये समस्या जो है ये सिर्फ विकासशील देश की नहीं है, ये पूरे विश्व की है। और वो है हमारा ख्याल है, प्रधानमंत्री जी ने उसकी कोशिश की है कि इसको एक दूसरे स्तर पर ले जाने की, और G20 के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करने की, न सिर्फ संपन्न देशों की बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय की। जी, जाहिर सी बात है, अगर बात पर्यावरण की है या क्लीन एनर्जी जैसे मुद्दे हैं तो वो दुनिया के लिए आज एक मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन बात G20 की हम करेंगे क्योंकि भारत को अध्यक्षता मिली है और शिखर सम्मेलन भी इस साल होना है, सुरेश जी, और इसमें भी जो ग्लोबल साउथ समिट है इसमें भी एक सत्र है इस मुद्दे पर। कितना महत्वपूर्ण है ये कि G20 की जब हम अध्यक्षता कर रहे हैं और ग्लोबल साउथ के साथ हम संबंधों की बात कर रहे हैं, उसकी आवाज़ बनने की बात कर रहे हैं, इन दोनों पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो साउथ ये मीटिंग हो रही है, वॉइस ऑफ साउथ, इस मीटिंग का उद्देश्य ही ये है कि भारत G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर कैसे इस वॉइस को विश्व के सामने रख सकता है। ये तो इसीलिए G20 और जो ये साउथ की मीटिंग हो रही है, इसमें बहुत गहरा एक संबंध है ये। जी, तो इसी संबंध को लेते हुए आगे बात करनी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर देखा जाए जो G20 में है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज में कौन कौन है अभी, भारत है, चाइना है, जो मेजर देश हैं, और आपको नाम याद आ जाएंगे, मैक्सिको नाम याद आ जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा देश जो कि विश्व की आवाज़ को, जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को सामने रखें, ये 2-3 देश होते हैं। ये इनमें अगर देखा जाए चीन जो अभी है, मुझको अगेन मैं बड़े सोच समझ के बोल रहा हूँ ये, कि जब से चीन एक तरह से यूएसए को डिसरप्ट करने के चक्कर में है कि मैं यूएसए को परे हटा करके ग्लोबल पावर बन जाऊं, तो इसका जो साउथ से लिंकेज क्या रहा है, कनेक्टिविटी की BRI बनेगी ताकि चीन का माल वहाँ पर जा सके, लेकिन कनेक्टिविटी में उन देशों में क्या डेवलपमेंट होना है उसका नाम कहीं नहीं आता है ये। तो अगर हम पूरे विश्व की डेवलपमेंट की बात करें तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो उन सबकी आवाज़ को उठा सकता है ये। और G20, जैसा कि मैंने पहले कहा था, G20 एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर की आवाज़ एक डेमोक्रेटिक तौर पर उठाई जा सकती है। UN में भी नहीं होता है ये अब। UN की जो सेकंड कमेटी जहां पर इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस होते हैं, बिल्कुल एकदम नकारा हो गई है वो। तो मैं समझता हूं कि G20 से इस मीटिंग का बहुत गहरा संबंध है, और भारत एकमात्र ऐसा देश है, खाली ये नहीं कि प्रेसिडेंट है जी, कि जो भारत के ऊपर विश्वास कर सकती है बाकी देश भी, कि उनकी आवाज़ उठाई जाएगी। जी। सुनील जी, इस संबोधन में भी, आज के संबोधन में भी प्रधानमंत्री जी ने UN में सुधार की बात की जी, और जो G20 है उसको प्रभावी कैसे बन सकता है, कैसे भूमिका बढ़ सकती है, उस मुद्दों को भी आज भी उन्होंने उठाया, उसकी तरफ संकेत किया। क्या मायने हैं इसके?
देखिए, जहाँ तक यूएन के सुधार की बात हो रही है, 1991 में मैं यूएन में था। 1992 से वहाँ पर सुधार की बात शुरू हुई। जी। 1992 से लेकर के अभी तक 30 साल हो चुके हैं। जी। 30 साल में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है अभी तक। जी। और मुझको लगता है भी कि फर्क पड़ेगा। जी, और मुझे लगता है इसीलिए प्रधानमंत्री जी उस मुद्दे को बार बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संकेत उस तरफ कर भी रहे हैं। जो छोटी सी बात मैं कहूँ खाली, उसको देखते हुए किसी ने कहा भी था कि G20 एक तरह से यूएन का ऑल्टरनेटिव बन सकता है। जी। और मेरे ख्याल है उसके बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल। सुनील जी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? कि सामूहिकता में सुदृढ़ता भी है और उसमें शक्ति भी है, और G20 में भारत की पहल, भारत की अहम भूमिका और ग्लोबल साउथ में भारत की स्वीकार्यता इस बात का परिचायक है कि आने वाले समय में ग्लोबल साउथ की वॉइस को भारत बहुत पुरजोर तरीके से G20 के माध्यम से पूरे वैश्विक स्तर पर रख पाएगा, और इसे बहुत सफलता भी मिलेगी, क्योंकि वो जिन मुद्दों पर G20 को भारत ने रखा है, जो एक मुख्य एजेंडा है वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जिसमें वन प्लेनेट, वन परिवार और वन प्रोस्पेरिटी, जिसको वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के रूप में देखा गया है। मुझे लगता है इसमें बहुत आशाएं हैं, और इन आशाओं के साथ G20 की जो अहम भूमिका भारत करेगा, और मुझे लगता है इस वर्ष में ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के जो देश हैं, वैश्विक स्तर पर विकसित राष्ट्र और ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों के जो हित हैं, उनका समायोजन और समन्वय हमें देखने को मिलेगा। जी, जाहिर सी बात है, ग्लोबल साउथ समिट जो है उससे G20 जो है उसका भी एक गहरा नाता जुड़ता है, क्योंकि ये साल वैश्विक स्तर पे भारत के लिए एक बेहतर वर्ष है, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से, कूटनीति के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से। जाहिर तौर पे भारत इसमें सभी को साथ लेकर चलना चाहता है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।